नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, विशेष सत्र आगाज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की संभावना है, जिसमें कुछ नए विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 2 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने के लिए कैबिनेट से हटाया जा सकता है, ताकि लोकसभा क्षेत्र के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में प्रस्तावित विस्तार में जहां नए विधायकों को मौका मिलेगा, तो वहीं कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी हाईकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले वर्तमान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। अगर अंतिम क्षणों तक कोई बड़ा बदलाव न हुआ तो 2 मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में काम करने की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बार कैबिनेट में संतुलित रूप से देने के लिए लोकसभा वार प्रतिनिधित्व देने के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। फॉर्मूला हर लोकसभा क्षेत्र से 2-2 विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्र भी इस फॉर्मूले की पुष्टि कर रहे हैं। धामी मंत्रिमंडल में पिछले काफी समय से मंत्रियों के 5 पद खाली हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मंत्रिमंडल विस्तार के संकेतों के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में विधायक लगातार मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड गठन की रजत जयंती पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 दिन के इस सत्र में प्रदेश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। आज इसी पर हम भी करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी सूत्रों के अनुसार गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन की बजाय इस बार बीजेपी लोकसभा क्षेत्र बार प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है। सूत्रों के अनुसार फौरी तौर पर जो बात आई है, उसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी है। इनमें अभी बड़े जिलों को ज्यादा स्पेस मिल सकता है। बता दें कि राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का आकार मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्यों का हो सकता है। लोकसभा क्षेत्र वाले फॉर्मूले के अनुसार वर्तमान में धामी कैबिनेट संतुलित नहीं है। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का पलड़ा कुछ ज्यादा भारी है। यहाँ से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत को शामिल करते हुए 3 मंत्री हैं, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से गणेश जोशी और नैनीताल से सौरभ बहुगुणा के रूप में एक ही प्रतिनिधि हैं। इधर अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्यमंत्री धामी को शामिल करते हुए उनके साथ कावीना रेखा आर्य अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 0 है। कुछ समय पहले जो वित्त मंत्री के रूप में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार कोटे के मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन मार्च में विधानसभा सत्र में हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद से ही मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और सचिवालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई। बीते रोज भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें लोग इस पर काम करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह सब इनके भूते के बस की बाहर की बात है, इसलिए क्योंकि धामी जी एक मजबूर लाचार मुख्यमंत्री है, एक रबड़ स्टैंप है दिल्ली दरबार के। अगर करना होता तो 4 साल के अपने कार्यकाल में अभी तक वो कर चुके होते मंत्रिमंडल विस्तार। और यदि अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ये जो 6 मंत्री हमारे ऊपर थोप रखे हैं, ये क्या बिना परफॉर्मेंस के आधार पर थोप रखे थे? इनके विभागों में देखा आपने किस तरह का सत्ता का नंगा नाच चल रहा है? किस तरह से हर विभाग जो आपने इन मंत्रियों को सौंप रखे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर मैं गणेश जोशी की बात करूं तो गणेश जोशी स्वयं आय से अधिक संपत्ति मामले में, उद्यान घोटाले में और सैन्य धाम घोटाले में आरोपित हैं। और वहीं अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बहुत बड़ा बंदरबांट हो रखी है। उस अधिकारी जिसने ये किया उसको क्लीन चिट दे दी गई है। और अगर हम आगे चलकर बात करें वन विभाग में तो 7,000 ऐसे खंभे दिखाए जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते।
वहीं उत्तराखंड गठन की रजत जयंती पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सत्र में प्रदेश की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने थराली के आपदा प्रभावितों के लिए धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने थराली की आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द शुरू करने के साथ अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि नवंबर माह में विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बैठक में लिए गए फैसले के तत्काल अमल में लाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित। वहीं विशेष सत्र को लेकर यूकेडी का कहना है कि यह सत्र जनता के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए करते तो अच्छा होता। धामी अगर यदि अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं तो अब बहुत देर हो गई है और इतने समय से राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि सरकार चले, ढंग से चले, वो उन्होंने अपने मंत्री बनाए नहीं और बिना मंत्रियों के सरकार उन्होंने चलाई है। अब सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है, उत्तराखंड से बाहर होने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब वो अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि विशेष सत्र उनको बुलाने का, उन्होंने कहा है कि मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा। विशेष सत्र जनता के लिए अगर बुलाए, वो गैरसैंण राजधानी के लिए बुलाए, मूल निवास के लिए बुलाए, रोजगार बेरोजगारों के लिए उनके समाधान के बुलाए, पलायन पर रोक लगाने के लिए बुलाए, परिसीमन पर बुलाए, तो विशेष सत्र बुलाने का कोई तात्पर्य है। और ये बेफिजूल के हो हल्ला करने से आपने देखा 2 घंटे 40 मिनट केवल सदन चलाकर वो गैरसैंण से भागाए। ये क्या सदन है? ये उत्तराखंड की जनता की पैसों का दुरुपयोग है। हम ऐसे सदन को नहीं मानते, उत्तराखंड की जनता ऐसे सदन को नहीं मानती। देखिए, बहुत जल्दी आप लोगों का जो इंतजार है कैबिनेट का विस्तार होने का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। शुभ संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं और एक ऐतिहासिक निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है नवंबर में विशेष सत्र बुलाने का, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि गैरसैंण के अंदर कांग्रेस ने तांडव मचाया और विधानसभा के प्रांगण को शयन कक्ष बनाने का काम किया और वहां पर हंगामा किया। पूरे सत्र में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे आपदा जहां पर आई है, हमारा क्षेत्र में जहां जहां आपदा आई है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा क्या बजट होगा उन लोगों के लिए, हम क्या मदद कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर में एक विशेष सत्र बुलाया है और विपक्ष से ये उम्मीद की है कि बिल्कुल सकारात्मकता के साथ में इस सत्र को चलने दे और सारी चीजों के ऊपर विचार किया जाए, चर्चा की जाए, तभी इस प्रदेश का भला होगा। कुल मिलाकर जल्द ही नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब राजनीति में चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब तक धामी कैबिनेट में 7 मंत्री हैं, जिस पर अब 5 नए भाजपा के नेताओं का चयन तेजी से किया जाना बाकी है। संभवतः ये जानकारी है कि पूरा धामी मंत्रिमंडल नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा, तभी नए चेहरों को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कई विधायक अभी से अपनी गुणा भाग की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वहीं एक और 9 नवंबर से पहले होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। 2 दिवसीय सत्र में राज्य के विकास और रोड मैप पर भी चर्चाएं की जाएंगी। पक्ष और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारियों में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का एकाएक विधानसभा का निरीक्षण करना भी हाल ही में विधानसभा पहुंचे थे। साथ ही अब ये भी देखना उचित होगा कि बीते भाजपा शासन में अब तक किन विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। पार्टी उस स्तर पर ही उन्हें 5 चेहरों का चयन करेगी, लेकिन हर कोई अपने मंत्री बनाने को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक अपनी हाजिरी लगा रहा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंदुमान जी हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से, सत्यवीर सिंह चौहान जी है प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, तन्मय ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अन्य और मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में आगे हिस्सा बनेंगे। शुरुआत सत्यवीर सिंह चौहान जी के साथ में कर लेंगे। सत्यवीर जी, अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जब जोर पकड़ रही है तो विस्तार तो होगा, लेकिन साथ ही साथ छंटनी भी होने वाली है, क्योंकि समीक्षा बैठक हो रही है। कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से निकालकर संगठन में जगह मिलने वाली है। फिलहाल सबकी कुर्सियां हिली हुई नजर आ रही हैं। क्या सार्वजनिक रूप से भी सामने आएगा कि भाई कौन से मंत्री बेहतर काम नहीं कर रहे थे? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित और बहुत ही शुचिता के साथ और बहुत पारदर्शिता के साथ काम करती है, और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को यहाँ पर मजबूत किया है। और 2017 से 2022 तक हमने सरकार बहुत ही शानदार तरीके से चलाई। उसी का परिणाम है कि 2022 में हमने सरकार फिर से बनाई, और सरकार ही नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बिल्कुल। और निरंतर उसके बाद जिस प्रकार के कार्य यहाँ पर उत्तराखंड में विकास के कार्य, वो अपने आप में लोगों के सामने, पूरे प्रदेश के सामने और देश भर के सामने हैं। और यही नहीं, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो या नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतों के चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य ना किया होता तो ये नतीजे हमारे पक्ष में नहीं होते। किसी भी सरकार का अगर लिटमस टेस्ट करना है तो बीच बीच में जो चुनाव आते हैं उसके परिणाम से परिलक्षित होता है, और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने जिस प्रकार की विकास की गति पाई है, वो वास्तव में इस उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की मांग थी, जब इस प्रदेश के निर्माण के लिए जो आंदोलनकारियों ने सपने देखे थे। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, उत्तराखंड का नागरिक जिस प्रकार से आज मजबूत हो रहा है, जिस प्रकार से उनके द्वार तक विकास की किरण पहुंची है, और वो वास्तव में दिखाता है कि हमने जो संकल्प का हमने चुनाव के बीच में जाके जनता के बीच में कहा था, वो आज धरातल पर दिख रहा है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। नेतृत्व इसमें हमारी पार्टी बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी पंचों की पार्टी है, यहाँ पंच बैठते हैं, तब निर्णय होता है कि कौन कितना सक्षम है, कौन कितना सामर्थ्यवान है, कौन किसको कौन सा कार्य आवंटित करना है। हमारी पार्टी का दायरा भी बहुत बड़ा है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर दायित्व देती है, जिसको जहां पे लगता है कि इसकी अनुकूलता यहाँ पर है, पार्टी को यहाँ पर अच्छी स्थिति में ले जा सकता है और ये कार्यों को आगे बढ़ा सकता है, उस अनुसार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। इस समय उत्तराखंड को आप जानते ही हो कि बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, तो यहाँ पर जो इस मानसून सीजन में जिस प्रकार की बरसात में यहाँ पर आपदाएं आई है, सरकार का पूरा ध्यान उस ओर है। यही नहीं, हम बड़ी गंभीरता के साथ विधानसभा सत्र के लिए भी गए थे भराड़ीसैंण में, मगर हमने देखा कि हमारी जो विपक्षी दल है किस प्रकार का अशोभनीय, अमर्यादित और अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने वहां पर विधानसभा के अंदर अपना रुख अपनाया। मुझे बड़ा खेद होता है, बड़ी निराशा भी होती है कि कांग्रेस इस निचले स्तर तक जा सकती है कि वो जब उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, विपक्ष को सरकार के साथ उनके जन मुद्दे हो सकते हैं, उनकी आवाज हो सकती है, उनकी अपना पटल हो सकता है, हमें उससे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। जब उत्तराखंड में इस प्रकार का संकट आया है, ठीक है सत्यवीर जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा गौतम बुद्ध नगर से आपको हम तस्वीर दिखाए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, साथ में रक्षा मंत्री भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, मेहमानों का रुख कर लेंगे। सत्यवीर जी की बात सुन चुके हैं, इंदुमान जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। इंदुमान जी, अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, कामकाज की समीक्षा भी हो रही है, क्या लग रहा है? अभी सत्यवीर जी ने कहा कि देखिए बीच बीच में भी जो चुनाव होते हैं, इसमें जनता का मूड क्या है, जनता क्या वाकई हमारे कामों से संतुष्ट है, इसका एक छोटा सा नजराना देखने को मिलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास में? देखिए, अभी नमस्कार पहले मैं सबको, गरिमा जी थैंक यू। जैसा कि मेरे पास मैसेज आया है कि विशेष सत्र बुलाने वाले हैं 25 वर्ष पूरे होने पर,
और अभी मीटिंग की है कि मंत्रियों में विस्तार होने वाला है। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि अभी ये विस्तार करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना और पढ़ा है कि अभी जो शराब प्रारंभ होने वाले हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, फिर 15 दिन कनागतों में बीत जाएंगे। तो अभी ऐसा धरातल पे नहीं दिखता। लेकिन मैं ये कहूंगी कि काफी हमारे यहाँ पे 13 जिले हैं। 13 जिलों में से गढ़वाल में और कुमाऊं में अगर हम देखें तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं। जैसे अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर आदि से कोई प्रेजेंटेशन मंत्रियों का कोई भी मंत्री नहीं है। तो किस तरह से विकास उस पर्टिकुलर जिले का या कुमाऊं क्षेत्र का होगा। फिर गढ़वाल की साइड में भी सबसे बड़ा मतलब है तो 3-4 जिले, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है और टिहरी से भी शायद कोई प्रेजेंटेशन मुझे नहीं लगता। पर मैं बात करूं भी हरिद्वार की, देखिए हरिद्वार के कारण उत्तराखंड को जाना जाता है, पवित्र नगरी, दुनिया भर के पर्यटक वहां पर आते हैं। लेकिन पूरे इतने बड़े हरिद्वार से, ऋषिकेश के आसपास से कोई भी मंत्रियों का प्रेजेंटेशन नहीं है। अब यहाँ पर उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो काशीपुर में मैंने पिछली बार भी बोला था, हरभजन सिंह चीमा जी जो कि सिख कम्युनिटी से 70 में से केवल एक ही विधायक होते हैं और उनको कभी भी किसी तरह का प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र है, यहाँ पर 9 विधानसभाएं हैं और हरिद्वार भी तराई क्षेत्र है, वहां पे भी 11 विधानसभाएं हैं। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है इस बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका विकास की ओर कोई ध्यान है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। यदि मैं सिलसिलेवार बात करूं तो 2000 से 2 तक ही उत्तराखंड को इन्होंने प्रयोगशाला बनाया। पहले 2 वर्षों में ही 2 मुख्यमंत्री बनाए, स्वामी जी और कोश्यारी जी। फिर तिवारी जी का कार्यकाल पूरे जो 5 वर्षों का रहा, देखिए उस समय जो विकास उत्तराखंड में हुआ केवल धरातल पर हम उसी विकास को देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी उद्योग के बिना कोई तरक्की हमारे प्रदेश की नहीं होगी। यहाँ पे सिडकुल की स्थापना, जो कि पूरे प्रदेश को यहाँ से लोग आते हैं पूरे देश से और पूरे प्रदेश को यहाँ से सामान भेजा जाता है। बहुत सारी चीजें वहां पे बनती है जो कि अब कम हो चुकी है और काफी लोगों को रोजगार मिला। यूपी नहीं, ना केवल यूपी बल्कि देश के विभिन्न जगह से लोग आके रोजगार उनको मिला, ना केवल श्रमिकों का बल्कि ऑफिसर लेवल पे भी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। उत्तराखंड में जो 25 साल में हो रहा है, मंत्रियों की तो बात मैंने की, जो ये करेंगे जब फेरबदल करेंगे उसके देखते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा मंत्री थे पांडे जी, अब उनको हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों। मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कि शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर के हैं, वो बनेंगे या वो बनेंगे। हर कोई अमित शाह जी के पास जा रहा है कि हमें मंत्री बनाइए। तो लड़ाई बहुत बड़ी है बीजेपी के अंदर, तो वो लड़ाई देखते हैं कैसे ये निपटते हैं और कब कौन। चलिए खैर, वो तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये समझना वो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ विधानसभा से पहले की लड़ाई है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। आपको निपटना होगा पेपर लीक घोटालों से, ठीक है, और पेपर लीक घोटालों से, अंकिता हत्याकांड जैसे मामलों से, और आधुनिकीकरण के नाम पर जिस तरह से पहाड़ों में का दोहन किया जा रहा है, उससे हमें निपटना होगा। क्योंकि उसके कारण पहाड़ गिर रहे हैं, बादल फट रहे हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं। तो ये देखना होगा सरकार को कि जनता धरातल में वास्तव में क्या जनता को वो फायदा पहुंच रहा है जो पहुंचना चाहिए। और उत्तराखंड जिस वजह से बना था, जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है, उस ओर, शिक्षा की ओर, चिकित्सा की ओर सरकार का क्या ध्यान है? सरकार को इस ओर ध्यान ठीक है, देना चलिए चाहिए। लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है, हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक, ये क्या कहना चाहेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तो बहुत समय से हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि विस्तार भी होगा, कुछ की कुर्सी जाएगी भी, कुछ संगठन में जगह दे देंगे। समीक्षा वाला सबसे अच्छा मुझे लगा कि कम से कम ये तो समझ में आएगा कि समीक्षा के आधार पर अगर वाकई ये फैसला लिया गया है तो एक सच जनता के सामने भी आएगा। तो मैं आप ही के माध्यम से आप ही के सवाल का जवाब पूछना चाहूंगा। ये समीक्षा 4 वर्ष बाद क्यों? मतलब आप ये जब 1 साल बाद सिर्फ चुनाव रहने को है तो नहीं, तो ये तो ठीक है उनके लिए। समीक्षा 4 वर्ष बाद क्यों? शुरू के 2 वर्षों बाद क्यों नहीं? और अभी ये विस्तार क्यों? आप लगातार पिछले 1 महीने से ये प्रदेश आपदाओं से ग्रस्त चल रहा है। कल रात भी घटनाएं लगातार हमारी विचलित करने में लगी हुई है। हमारा रुद्रप्रयाग जिला उसमें आपदा से ग्रस्त हो रखा है।
हमारा चमोली जिला आपदाग्रस्त हो गया है, बागेश्वर आपदाग्रस्त हो रखा है, थराली पहले से था, मतलब आप पिछले अगस्त महीने की पूरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक नया सुगुबा छेड़ा हुआ है। आज ही समाचार पत्रों में आया है कि 2013 की जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन नीति है, नई आपदा प्रबंधन नीति सरकार ला रही है। गरिमा जी, आप ये देखिए, एक तरफ ये चर्चा, मतलब जो विशेष चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको सरकार इनकी बहुत अच्छा काम कर रही थी, तभी दोबारा इनको सत्ता पे लाए। निश्चित रूप से, क्योंकि वो इतने भारी बहुमत से जीत के हार के हैं, तो वो कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर आप ही के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अब कौन, एक साल में ये मंत्री कौन सी सेवा करेंगे इस प्रदेश की? आप ये बताइए, सेवा के नाम पे जो मेवा बांटा जा रहा है अपने विधायकों को, आप इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि वो प्रदेश हित के लिए, आप इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि वो समीक्षा बैठक प्रदेश हित के लिए हो रही है? वो तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, अगर एक नजरिया ये भी रखा जाए, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए है। अब कारण भी तो देने पड़ेंगे ना, जिनको मंत्री पद से हटाकर संगठन भेजेंगे उनको क्या बताएंगे? उनका आंतरिक मामला है गरिमा जी। हाँ, तो मुझे लगता है आपको भी यही चीज समझ, नहीं, मंत्रियों की सेवा इस प्रदेश के लिए करना ये राज्य का विषय है। आप उनको वो संगठनात्मक काम देते हैं, ये नहीं, विषय नहीं है। विषय कहां पर गड़बड़ हो रहा है गरिमा जी? हम ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष से इन्होंने सीटें खाली रखी थी मंत्रिमंडल की, तो सेवा का मौका तो नहीं मिला ना उनको इस प्रदेश का सेवा का। अब एक साल में क्या करने वाले हैं ये? मैं वही तो विषय पूछ रहा हूँ। ये क्या चाहते हैं इस प्रदेश में कि ये एक साल में क्या हो? तो हमारा प्रश्न ये है कि अभी अब इसमें जो ये इन्होंने नया सुगुबा छेड़ा है, ये सिर्फ कुछ लोगों का एक संतुलन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो संतुलन वाली बात कही, मैंने पहले ही कहा कि उस बात को मानकर मत चलिए, वो ही बात है। क्योंकि अगर वाकई ये समीक्षा कामों की हो रही होती तो शायद 4 साल पहले होती, मतलब इन 4 साल बाद उसकी जरूरत ना पड़ती, इसके पहले भी हो रही होती। खैर, लौटेंगे सर आपके पास में। रतनमणि डोभाल जी भी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका भी। शिवप्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं। सेमवाल जी आपके पास बाद में आएंगे, पहले डोभाल जी को सुन लेते हैं। डोभाल जी, 4 सालों से कोई समीक्षा नहीं हुई, कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि किसने काम किया किसने नहीं किया। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले तैयारियां सभी दलों के तेज हैं, ऐसे में बीजेपी की ओर से भी एक कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी? संकेत भले ही आए हों, लेकिन अभी भी संशय भी उतना ही बना हुआ है। गरिमा, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य ही है कि ये जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, एक तो कार्यवाहक बन गए थे, त्रिवेंद्र रावत जी ने उनको अवसर दिया, उनको हटाया गया, और उसके बाद ये बने, वो कार्यकाल तो उस हिसाब से कहें तो ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और हारे हुए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता से जीत के तब आए उपचुनाव में, और वो मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाया। तो इसी से आप अंदाजा लगाएंगे कि वो कितने सफल मुख्यमंत्री हैं, कितने असफल मुख्यमंत्री हैं, उसका अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं कि क्यों नहीं अब तक ये उत्तराखंड को जो विषम परिस्थितियों में भुगत रहा है, उसको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। ये जो लोगों ने, जनता के विश्वास से जो लोग चुन के आए हैं और जिनको जनता ने रिफ्यूज कर दिया, वो हमारा मुखिया बना, और जिनको जनता ने विश्वास करके चुना, उनको जगह नहीं मिली। ये एक समस्या है। दूसरा, ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी तो जिन्होंने बनाना है वो खुद संकट में फंसे हुए हैं। बहुत सारी चीजें दिल्ली में हो रही हैं, उथल पुथल है, वहां भी नागपुर तक उथल पुथल है, जिन्होंने ये सब करना है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या होगा, और ये हो भी गया। ये हो सकता है कि एक अनुशासन के नाम पर, संगठन के नाम पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों को समायोजित कर लिया जाए, ताकि ये सरकार के जाने के बाद कुछ और लोगों की पेंशन बढ़ जाए, इस राज्य पे और खर्चा बढ़ जाए। अभी विधायकों को कम मिलती है, जो मंत्री बन के कार्यकाल पूरा कर लेते हैं उनको ज्यादा पेंशन हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि आर्थिक लाभ भी उससे कुछ लोगों को पहुंचाना हो तो वो किया जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में अभी आप कह रहे हैं तो सत्र हो रहा है, ये रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमने जो पहले जब शुरुआत की थी वो जो 9 नवंबर को मनाया, उसके जो दिए जलाए गए 76 लाख के, उसका हिसाब अब तक लोग मांग रहे हैं, वो कोई देने ठीक है। डोभाल जी आपको रोक रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ में लगातार और मेहमान भी बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले सीधा एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर चलेंगे, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसे गुंडे बदमाशों से भी जो एक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। अपराध, गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और न जाने कितनी चुनौतियां, मैं जानता हूं इस चीज को, इंडस्ट्रिस्ट के सामने मौजूद थे। लेकिन आज साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ केवल मंच पर उपस्थित हैं इसलिए नहीं, मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तालियां बंद करिए, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है। और यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। यहां स्टार्टअप की इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेस समिट हो रही हैं। मैंने कई बिजनेस समिट तो मैंने लखनऊ में देखी है स्वयं आपकी, और मैं कह सकता हूं देश के दूसरे राज्यों में भी बिजनेस समिट के जो कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे 1-2 कार्यक्रमों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। माने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मैंने उस प्रकार का इन्वेस्टर्स के अंदर उत्साह नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा जो हमको उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिला था। यहां आपके नोएडा में भी आईटी पार्क और एरोस्पेस कंपनियां स्थापित हो रही हैं, फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट से नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ये सारे बदलाव आज ये जमीनी स्तर पर हमको देखने को मिल रहे हैं, और योगी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं यह दौर सिर्फ नोएडा के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नया और सुनहरा अध्याय है। साथियों, आज जब देश के एक एरो इंजन टेस्ट बेड को जब राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो मैं एयरक्राफ्ट के इंपॉर्टेंस और इसकी यूटिलिटी पर कुछ बातें आपसे यहां करना चाहूंगा। आमतौर पर एयरक्राफ्ट शब्द सुनकर हम सबके जेहन में तेजस, राफेल, फाइटर जेट्स, इन सब सारी चीजें जितने फाइटर प्लेन्स होते हैं उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन आज के दौर में इस बदलती दुनिया में मेरे साथियों, ड्रोन्स ने भी एरोस्पेस सेक्टर में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज ड्रोन्स का इस्तेमाल मैं कह सकता हूं उन जगहों पर भी किया जा रहा है जहां बड़े इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकते। रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उस कॉन्फ्लिक्ट को यदि माइन्यूटली आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा, वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, हुआ था और अब भी हो रहा है, होता रहता है। इसलिए आज के युग में ड्रोन्स के इंपॉर्टेंस को समझना और ड्रोन्स को युद्ध नीति माने अपनी जो वार पॉलिसी होती है उसमें शामिल करना यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। और साथियों, वैसे ड्रोन आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, इनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शिव प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई सही वक्त पर समीक्षा हो रही है, और क्या समीक्षा का मकसद ये समझ पाना है कि कौन बेहतर काम कर रहा था, या सिर्फ क्योंकि पार्टी के इंटरनल मैनेजमेंट को मैनेज करने का वक्त आ गया है चुनाव से पहले? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। आपने जो लास्ट लाइन कही है यही दुरुस्त है कि आंतरिक असंतोष को कम करने के लिए सरकार पर अब ये दबाव है कि वो कुछ असंतुष्ट चेहरों को संतुष्ट करने के लिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल करें, उन्हें मंत्री बनाएं, उनको विभाग दें। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से नए नए असंतुष्ट चेहरे सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुन्ना सिंह चौहान जी खनन को लेकर के बड़े मुखर थे,
उसके बाद अरविंद पांडे भी खनन को लेकर के उनके बड़े तीखे बयान आए, फिर वो अमित शाह जी से मिल करके आए, और आज पिथौरागढ़ के जो विधायक हैं पिथौरागढ़ जिले से विशन सिंह चौपाल जी, उनका बड़ा तीखा बयान आया है अपने राज्य मंत्री के अगेंस्ट पे कि उनके राज्य मंत्री ने उनके विधानसभा के जो बीमार लोग थे उनके अस्पतालों के बिलों की फाइल गायब कर दी। तो जी, और अभी लेटेस्ट विनोद चमोली जी का भी एक बयान आया है भाजपा कार्यालय से कि बाकायदा प्रेस के माध्यम से कि जिन्होंने बताया कि बीजेपी में तमाम तरीके से भ्रष्टाचार लंबे समय से सत्ता में, इसके नाते भ्रष्ट लोग जो है सरकार में आ रहे हैं। और इससे कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से जो बड़े दिग्गज हैं, बलूनी जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, निशंक जी हैं, कोश्यारी जी हैं, ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाने से। मतलब आज की डेट में अगर हम कहें कि तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी है, तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सरकार के ही असंतुष्ट विधायक और नेता है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, वो इसी का नतीजा है कि जो लगातार आंतरिक असंतोष जो तेज हो रहा है, उसके कारण सरकार को ये मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ रहा है। पिछले सरकार में भी 1/4 मंत्रिमंडल पद खाली थे, 12 में से सिर्फ 8 पद थे, और अब तो मतलब 4 पद खाली थे पिछली बार, और इस बार विभिन्न कारणों से जो है 5 पद खाली है मंत्रिमंडल के। और इसी में एक अनार 100 बीमार वाली बात है। अगर अगर बात ये होती कि समीक्षा इसलिए की जा रही है या वो है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, आप देख सकते हैं कि जितने भी विधायक, जैसे हरिद्वार का मामला आप ले लीजिए, हरिद्वार में विधायक भी हैं मदन कौशिक जी, लेकिन पूरे हरिद्वार की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हाँक रहे हैं जो हारे हुए विधायक, क्योंकि जो जीते हुए विधायक हैं वो शायद सरकार के साथ ट्यूनिंग नहीं है उनकी, तो जिसके कारण हारे हुए विधायकों की सरकार के साथ ट्यूनिंग होगी तो वो चला रहे हैं। इसी तरीके से पिथौरागढ़ में जो विशन सिंह चौपाल जी का जो बयान आया वो यही है कि वहां पर राज्य मंत्रियों को इतनी पावर दे दी गई है कि वो फाइलें गायब करा रहे हैं। एक तरीके से वो विधायक को सुपरसीड करने का या ब्लैक आउट करने का मामला है, जिसको विशन सिंह चौपाल जी ने खुद आज बड़े आक्रोश के साथ इस बात बोला है। हमारे पर्वतजन संवाददाता से भी जो उन्होंने बात करी तो उन्होंने भी हमें एक ऑडियो भेजा था कि भाई ये बातचीत तो काफी नाराज दिख रहे हैं। तो अगर आप इसकी पूरी समीक्षा करें तो मुझे लगता है कि ये आंतरिक असंतोष है, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये फार्मूला लिया है 4+1 वाला। जैसे पिछली बार था कि 4 साल एक चीफ मिनिस्टर रहेगा और उसके बाद लास्ट ईयर में एक रहेगा और वो फिर अगले 4 साल कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट। ठीक है, पिछली बार की परिपाटी थी, उसको इस बार के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो इस बार पे दबाव बनाने पड़े हैं कि यहाँ भी ठीक है, शायद यही वजह, ठीक है, शायद यही वजह है कि अब इतनी देरी हो गई सबको करने में। ठीक है सर, हम सत्यवीर जी के पास चलते, वक्त बहुत कम है। सत्यवीर जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? गरिमा जी, तमाम प्रश्न यहाँ पर आए। मैं एक बात कहना भूल गया था, जो विशेष सत्र की बात है, जो विशेष सत्र होना है, जो नवंबर में सत्र होना है, वो इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि जो अभी सदन जब चला था, विधानसभा जब चली थी, तो किस प्रकार का वहां पर कांग्रेस के द्वारा आचरण किया गया था। कुछ ऐसे जन मुद्दे थे जो कि वहां पर आना आवश्यक था, और यहाँ पर मानसून का सीजन है, बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर आई है, उन स्थितियों के बारे में भी चर्चा करने के लिए है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता और अन्य बुलबुलों का विषय है, मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाती है और लोगों तक उनकी जनभावनाओं के अनुसार काम करती है। और यही नहीं, जो जनशक्ति उन्होंने चुनाव के समय दिखाई थी, उसका आदर और सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आज उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की योजनाएं हो, वो पारदर्शी रूप से चल रही है। मैंने कहा, बड़े गंभीरता के साथ कहा, और सत्ता में रहते हुए इसलिए भी कह रहा हूं कि भाई जो छोटे चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार जो सरकार जो चला रहे होते हैं, उन चुनावों से स्पष्ट हो जाता है कि भाई जो चुनाव आए हैं उसमें आपने कैसा प्रदर्शन किया है। अभी हालिया में ये जो भी पंचायतों के चुनाव हुए हैं, आप पूरा विपक्ष देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए। हम कहाँ पे है? 95 ब्लॉकों में से 73 हमारे प्रमुख बने हैं। आप देखिए कि कहाँ पे विपक्ष है और कहाँ पर हम है। और आप देखिए कि 13 जिला पंचायतों में 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं। मुझे लगता है कि हमारे कार्यों को ना देखते हुए इनको अपने भीतर के जो घमासान है उन चीजों को ज्यादा देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही बड़ी आदर्शों के साथ चलती हुई पार्टी है, और हम कहा भी है, राज्य के लिए हमें जो बेहतर करना होगा उसके लिए हम लगातार प्रयासरत है और कर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर 4 साल बाद समीक्षा बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? जो छोटा से छोटा जनप्रतिनिधि है वो इसमें आपदा में जुड़ा हुआ है। क्या 4 साल में एक बार पहले हुई है? हमारा सांगठनिक ढांचा ही है कि जो 3 वर्ष के बाद हर बार आंकलन करके अपने कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी से सुशोभित करता है।
हमारा ही संगठन है जो निरंतर सतत प्रक्रिया के साथ आवाज उठाता है, सरकार के साथ भी आवाज उठाता है और जनता के साथ भी आवाज उठाता है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रही थी कि पेपर लीक का मामला हमारी ही सरकार है जिसने इतना बड़ी गंभीरता के साथ छात्रों के जीवन को, कि उनका जीवन जिस प्रकार से अंधेरे में कांग्रेस की नीतियों के कारण धकेला जा रहा था, तो हमने जो कानून बनाया नकल विरोधी, उसके बाद एक भी पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। एक छात्र 3-4 परीक्षाओं में पास हो रहा है। अगर कांग्रेस को अभी भी ये जनहितकारी योजनाएं नहीं दिख रही है तो मैं लगता है कि आने वाले समय भी इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। आप हमारे जन्मजात विरोधी है, इसमें तो किसी प्रकार का प्रश्न, किंतु परंतु का प्रश्न नहीं है, मगर उन चीजों के आप प्रश्न खड़ा करना बंद कर दीजिए जो उत्तराखंड के हित में हो रही है, जो जनमानस के जीवन के वो अनुकूल हो रही है। अगर आपको आज भी ये नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय भी इनके अनुकूल नहीं होगा। और समीक्षा की जहां तक बात है, हम चुनाव में भी जाते हैं गरिमा जी, 5 वर्ष के बाद जाते हैं तो मात्र हमारा दल है जो जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है कि हमने चुनाव के समय ये वादे किए थे और उसके अलावा भी जो उस समय जो आवश्यक चीजें थी हमने काम किया। ठीक है सर, देखिए आपने सारे बेहतर काम किए, लेकिन बड़ी बात है कि अभी एक दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात कही सत्यवेश जी की क्या 4 सालों में एक भी बार पहले नहीं जरूरत पड़ी थी, सरकार को ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि एक बार समीक्षा कर लेते हैं क्योंकि वो प्रदेश हित में होती शायद, लेकिन अभी फिलहाल अब अपनी पार्टी में किस तरीके से मंत्रियों को मैनेज करें इस पर विशेष ध्यान देना हो रहा है और यही वजह है कि कोई ना कोई कारण निकालने के लिए आपको अब समीक्षा करनी पड़ रही है जो साफ तौर पर आपका स्वार्थी होना दिखाता है। अगर आप जनता के लिए सोचते तो शायद इतना देर नहीं लगाते। चलिए खैर देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होता है और क्या कारण दिए जाते हैं। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो मंत्रियों के कामकाज की अब समीक्षा होगी, कौन अच्छा और किसने बेहतर काम किया, इस आधार पर क्या बड़े बदलाव होंगे, मंत्रिमंडल विस्तार में किसे जगह मिलेगी और किसकी कुर्सी पर खतरा मंडराएगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही।